जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विद्रोह के बारे में। झारखंड में जो भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और विद्रोह पढ़ने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि विद्रोह का कारण क्यों हुआ। आखिर जो शांत स्वभाव वाले झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी निवासी हैं वो लोग विद्रोह करने के लिए उतना उतावला क्यों हुए। आखिर इसका विद्रोह के जो उत्तेजक करने के लिए कारक क्या था, उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उसके धीरे धीरे एक एक करके जितने भी विद्रोह हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि विद्रोह का कारण क्या था। आखिर क्यों विद्रोह हुआ। तो झारखंड में विद्रोह का कारण ना जनजातीय विद्रोह के कारण, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जनजातीय विद्रोह के कारण। तो अगर हम लोग विद्रोह कैसे करते हैं, अभी अगर हम लोग चर्चा करें, मान के चलिए कि हम लोग को कहीं जाने का अलाउड नहीं दे रहा है, हम लोग कहीं मेला नहीं जा सकते हैं, हम लोग कहीं मंदिर नहीं जा सकते। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कोविड-19 के टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो एक परिस्थिति बन गई थी कि वो रहना मजबूरी था। अगर यही चीज़ मान के चलिए, अगर कहीं जगह आना जाना बंद कर देती कोई सरकार बिना किसी कारणवश, वो सरकार अपनी जो बेनिफिट है उसको देखते हुए अगर आपकी आना जाना या आपको किसी गतिविधि में संलग्न जो है उससे अलग करने, इस टाइप से जो गतिविधि होती है और प्रतिबंध करती है सरकार वो अपने कारण, तो लोगों को जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा आएगा। कोविड-19 में ही देखा गया था कि अगर लॉकडाउन ज़्यादा दिन बढ़ा रहे तो उसमें भी जनता आक्रोश हो रहे थे। जनता को ये लग रहा था कि एक घुटन सी लग रही है। तो यही सब चीज़ जब अंग्रेज़ों के टाइम जब आदिवासी लोगों या मूलवासी लोगों पर जो किया जा रहा था, वो लोग का घर मान के चलिए जंगल है और जंगल में अगर वो लोग को जाना आना नहीं जाने देता है तो वो लोग एक जो जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, मान के चलिए जंगल है, ठीक, जंगल है, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग यहाँ जाते हैं, कंदमूल लेते हैं, खाते हैं, फिर आते हैं, लकड़ी लाते हैं, फिर अपना पकवान बनाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं महुआ ये करते हैं, महुआ लाते हैं, महुआ से फिर देसी शराब जो बनाते हैं फिर पीते हैं। यहाँ से जाते हैं फिर पूजा पाठ के लिए, जैसे कर्मा पूजा हुआ तो कर्मा डाल लाएंगे, सरहुल पूजा होगा तो उस टाइम डाल लाएंगे। तो ये सब क्या होता है, सरहुल पर्व होगा तो सखुआ पेड़ से लकड़ी लाएंगे, पत्ते सब लाएंगे। तो ये सब क्या हुआ ना, जैसे अंग्रेज लोग आते हैं तो ये सब जो जंगल से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ थी मूल निवासियों की, आदिवासियों की, उसको प्रतिबंध कर देती है। दूसरा बात अगर हम लोग देखें कि मान के चलिए कि पहले एक पूरा क्षेत्र है, इसमें सबको आकर काम करेंगे, जितने भी गांव के आदमी हैं सब आकर इस ज़मीन पे काम करते हैं। एक सामुदायिक रूप से काम होता है, काबिलाई समाज की जैसी काम होगी। ज़मीन का कोई अपना स्वामित्व नहीं होगा, उस समुदाय के पूरे लोग उसके स्वामित्व होंगे। लेकिन जब ये सरकार पूरा ले लेगी कि सरकार ये बोलती है कि ये ज़मीन तो किसी के नाम का नहीं है, ये फिर किसका होगा, ये सरकार का होगा, और आज से ये लोग का आना जाना बंद कर देना है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो लोग विद्रोह नहीं करेंगे। अगर मान के चलिए आपका ज़मीन है, ठीक, आप लोग 4-5 भाई है, ठीक है, और आपका ज़मीन है, उसमें से आप लोग किसी के नाम का नहीं है, और सरकार बोले जिसका अपने नाम पे ज़मीन नहीं है वो ज़मीन अब सरकार की हो जाएगी। तो क्या इस स्थिति में विद्रोह नहीं करेंगे आप लोग। ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़मीन अपना है। जल जंगल ज़मीन की बात ऐसे भी फेमस है हम लोग का आदिवासी समाज में। दूसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट मान के चलिए कि यहाँ से जैसे महुआ आते हैं, महुआ पीने का भी टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। महुआ पियेंगे उस पर टैक्स देंगे, जंगल जाएंगे उसमें टैक्स देंगे। तो आखिर एक समाज कितना उत्पीड़न सहेगा। यहाँ तक तो बात चलो ठीक थी। अंतिम बात यहाँ तक आ गई कि घर की महिला जो है बहू बेटी पर भी वो लोग नज़र लगाने लग गए। तो ये तो कोई भी अब हद हो जाता है। तो इस स्थिति में फिर विद्रोह का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है। तो आखिर ये जो कहानी हम लोग सुने या जो समझे, इसी को एक बार हम लोग पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करेंगे
कि जनजाति विद्रोह के कारण क्या थे। तो चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है 1793 के आसपास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू करता है। कौन सा अस्थाई बंदोबस्त? कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त जब लागू होता है तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है ना। एक मिनट। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के कारण जमींदारी व्यवस्था शुरू हो जाती है। जमींदारी व्यवस्था शुरू होती है। लोगों को, जो राजा थे वो लोग को जमींदार बना दिया गया। और ये लोग का मतलब अस्थाई बंदोबस्त जब आया तो जमींदारी, जो कबीलाई समाज का जो जमीन था, जो सभी का था, वो क्या हुआ? सरकार के हाथ में आ गया। और उस जमीन पर फिर टैक्स लेने के लिए उगाही करने शुरू कर देते हैं। कौन? जमींदार लोग। जमींदार टैक्स लेने के लिए, मतलब जमींदार टैक्स लेना शुरू कर देता है। इसी क्रम मान के चलिए जो किसान है, किसान जो टैक्स नहीं दे पा रहा था लेकिन उसको अपनी ज़मीन को रखना है अपने पास, तो फिर ये साहूकार से वहाँ लोन लेना शुरू कर देता है। साहूकार से ऋण लेता है, फिर ये इसको पैसा देता है। तो इस तरह से क्या होता है? किसान एक जाल में फंस जाता है, कर्ज जाल में, और इस तरह से उसका अंततः ज़मीन को गंवाना पड़ता है। तो अपनी जो ज़मीन गंवाने के चक्कर में, मतलब जो ज़मीन गंवा देते हैं, तो उसी कारण ये लोग का विद्रोह होना एक लाजमी था। तो एक अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के कारण एक समझ में आया कि एक बंदोबस्त जो था वो, मतलब जो सामाजिक संरचना था वो ताना बाना में तनावपूर्ण होने लगा। दूसरा अगर कारण देखें तो आदिवासी समाज में धार्मिक और राजनीतिक परंपराएं अपने स्तर में वो लोग का हुआ करती थी। जैसे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो, जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था, या जो भी पढ़ा पंचायत, ये सब होती थी, या मतलब उस टाइम थी। तो ये सब को सरकार बोले ये सब हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग, ये लोग पुलिस ये सब लाए। तो इसका मतलब है कि जो पारंपरिक धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक एवं पारंपरिक धार्मिक एवं राजनीतिक जो संस्थाएं थे, संस्थाओं को क्या कर दिया? सरकार ने अवैध कर देते हैं। सरकार ने अवैध कर देते हैं। जब जो समाज के लोग जहाँ पे रहते हैं और जहाँ आदिकाल से वो लोग जिस संस्था के तहत संचालन करती थी अपनी समाज को, और उसी जो संस्था को बोला कि ये संस्था नहीं है, ये संस्था ठीक से काम नहीं करता, इसको अब हटाना पड़ेगा। तो फिर जब उसको अवैध घोषित करता है तो फिर वो लोग का अपना जो संस्थाएं आती है, ये लोग का पुलिस आता है, अपना पुलिस आता है, न्यायालय आता है। तो ये सब जो ब्रिटिश सरकार की जो अपनी संस्थाएं आती है और इसकी मान्यताएं हो जाती है, तो लोगों को मतलब अपनी सामाजिक जो संस्कृति है उस पर ये लोग को बहुत बड़े आघात समझने लगे, और इस कारण भी मतलब विद्रोह का एक कारण बनता गया। तो दूसरा कारण भी हम लोग देख लिए। तीसरा कारण अगर हम लोग देखें तो जैसे ही अस्थाई बंदोबस्त शुरू होता है तो इस टाइम क्या होता है? बाहर से क्या क्या आ रहे हैं? जमींदार आए, साहूकार आए और पुलिस। तो ये तीनों से मिलकर एक, मतलब तीनों को एक आदिवासी समाज में एक दिक्कू की इसमें मतलब परिकल्पना आ गई। किसकी? दिक्कू। तो जो दिक्कू यहाँ पे आए हैं, जो दिक्कू लोग आए और इससे फिर इसको मतलब आदिवासी समाज से इसको घोर विरोधी समाज इस टाइप से परिकल्पना की गई, जमींदार, साहूकार और पुलिस। तो ये लोग का जो तीनों मिलके जो शोषण करते थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से ग्रामीण आदिवासियों को, तो इससे भी लोगों का मतलब आक्रोश पैदा होता है। तो ये समझ में आ गया इनको जो गठजोड़ बना, इससे भी ये मतलब समाज में जो ताना बाना था वो बिगड़ गया और उससे भी लोग आक्रोश हो गए। ये तो हम लोग का चौथा कारण था, तीसरा कारण था। चौथा कारण में अगर हम लोग देखें
तो जो वन जंगल पे जो लोगों की अपनी आदिवासी की जो वहाँ पे अपना परिसंपत्ति या सब कुछ जो वन जंगल में मिलता था और उसको फिर अचानक बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में या वहाँ के समाज में एक तनावपूर्ण माहौल रहेगा। और उसी को फिर बार बार जब वही चीज़ वहाँ अपने ही चीज़ों पर, अपने ही हक पर अगर लड़ना लगे तो क्या होगा, अंततः तो वो लोग विद्रोह कर देंगे। तो जो वन से संबंधित जो होगा, वन से संबंधित जो भी गतिविधि होती है, वन से संबंधित गतिविधियां पर प्रतिबंध, विभिन्न प्रकार के वन नीति आता है और उसमें वन से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है उसकी प्रतिबंध करते हैं। वन जाना माना कर देते हैं। वन से जो उत्पाद लाते हैं, तेंदुपत्ता या फिर महुआ, वो सब लाना मतलब प्रतिबंध होता है, टैक्स लगता है। महुआ की जो फूल है उसको चुनने में टैक्स लगेगा। तो ये सब जब होगा तो आखिर एक आदिवासी जो पूरी तरह से अपने वन संपदा पे निर्भर थे, वो लोग इसको तो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि रोजी रोटी वो लोग के यहीं से चल रही है। तो इसके कारण एक विद्रोह हो गया। आगे और भी अगर हम लोग देखते हैं तो इस जो ईसाई जो मिशनरी जो आए हैं, ईसाई मिशनरियों ने आकर भी इसमें और थोड़ा ये कर दिया कि जो जमीन मतलब यहाँ जमींदार व्यवस्था में जमीन आदिवासी लोगों का जो जा रहा था, मतलब वो लोग के पास, सरकार के पास चली गई। तो ईसाई मिशनरी ने बोला कि आप लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करें। ईसाई को मतलब स्वीकार करने के लिए बोलते हैं ये लोग, और आप लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करें, हम आप लोग को यहाँ से जो जमीन व्यवस्था है उसको जमीन मतलब दोबारा आप लोग को दिलवाएंगे। ये कौन कह रहा है? ईसाई मिशनरी। और इसी क्रम में बहुत सारे आदिवासी अपने मतलब धन या फिर अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको प्राप्त करने के लिए ईसाई मिशनरियों के बोलने पर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं, और बाद में ये जमीन भी नहीं मिल पाता इन लोगों को। तो ये लोग को लगता है कि तो हम लोग अपना धर्म छोड़ दिए, दूसरा हम लोग को ज़मीन भी नहीं मिला। तो इसका भी फिर विरोध होने लगा, और इसका विरोध और ज़्यादा हो गया क्योंकि ये लोग का जो अपना कल्चर है, आदिवासी कल्चर, अपना कल्चर छोड़कर दूसरा कल्चर जो एडॉप्ट कर रही है, तो उसके लिए फिर विद्रोह हो जाता है। आगे अगर और देखें तो हम लोग जो बोले ना, महिलाओं पर जो अत्याचार होने लगा, महिलाओं पर अत्याचार, विभिन्न प्रकार के ये लोग पर शोषण किया जा रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है कि जो आदिवासी समाज में एक मतलब शासक के प्रति या ब्रिटिश के प्रति आक्रोश पैदा हो जाता है, और इसके कारण फिर विद्रोह हम लोग को देखना है। और विभिन्न प्रकार के जो भी टैक्स है, लगान अगर बढ़ा देते हैं या जो भी उससे संबंधित होगा, टैक्स में वृद्धि करते हैं, अनावश्यक शुल्क लगाना। तो ये सब जितने भी है, ये सब कुछ मतलब सब मिलाकर एक मतलब क्या बोलेंगे, जो सभी मिलाकर एक बृहद रूप से जन आक्रोश पैदा करता है, और इसी से फिर विद्रोह होता है। तो नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है ना? हाँ, तो ये सब जितने भी जो मतलब पॉइंट है, तो ये सब मुख्य पॉइंट है। तो ये सब के कारण जो आदिवासी समाज में जो वहाँ का जो मतलब जन आक्रोश हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग ढाल विद्रोह देखते हैं, फिर चेरो विद्रोह, फिर चुआड़ विद्रोह, या फिर जितने भी मुंडा विद्रोह होता है, या फिर मुंडा उल्गुलन हो विद्रोह, हरिबाबा आंदोलन, जितने भी हम लोग विद्रोह देखते हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं यही इसी के बीच में कारण होता है, और इसी का बीच फिर विद्रोह होने लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग जनजाति में जो विद्रोह के कारण है उसको हम लोग देखें, और आने वाले वीडियो में हम लोग अब चर्चा करेंगे ढोल विद्रोह के बारे में, फिर चुआड़ विद्रोह के बारे में। इस तरह से जितने भी विद्रोह हुए हैं, क्योंकि विद्रोह से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ झारखंड से संबंधित परीक्षा में ही नहीं, बल्कि जो सेंट्रल लेवल की जो भी एग्जाम होती, चाहे रेलवे की हो या बैंकिंग की हो, जहाँ पे मतलब जीएस हो, हालांकि बैंकिंग में उतना जीएस नहीं रहता है, तो जहाँ पे भी रेलवे का हो या एसएससी का हो, जहाँ पे जीएस है, तो वहाँ से जनजाति विद्रोह से संबंधित एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और इसलिए कहेंगे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग के लिए, ना केवल झारखंड से संबंधित या झारखंड से संबंधित परीक्षाओं के लिए, बल्कि सेंट्रल
लेवल पे जो भी परीक्षा है उसके लिए भी। और इसलिए इसमें एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो 14 या 15 जितने भी विद्रोह हुए हैं झारखंड में, सबको हम लोग एक एक करके और जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए और हम लोग आगे वाला जो वीडियो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।